नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है पुरुष की सहायक नलिका एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या है। यानी कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो नर होते हैं उन नर की सहायक नलिका और उनकी ग्रंथियों के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पुरुष की जो सहायक नलिका होती है वह शुक्रवाहक नलिका को कहा गया है। तो हम लिखते हैं कि शुक्रवाहक नलिका को ही हम पुरुष की सहायक नलिका कहते हैं। ठीक है। और यह शुक्रवाहक नलिका क्या करती है कि जो मनुष्य में पुरुष के अंतर्गत जो वृक्षण होते हैं, क्या होते हैं, वृक्षण होते हैं। यह वृक्षण क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। तो वृक्षण से शुक्राणु का स्थानांतरण करने के कार्य जो होता है वह शुक्रवाहक नलिका का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वृक्षण से शुक्राणु का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, वृक्षण से शुक्राणुओं का आदान प्रदान करता है, या हम लिख सकते हैं कि वृक्षण से शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों जो शुक्राशय होता है वह क्या करता है कि जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसको स्त्रावित करने का कार्य करता है। तो यह जो होता है शुक्राशय, यह शुक्राशय क्या करता है कि चिपचिपा द्रव्य स्त्रावित करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि द्रव्य स्त्रावित करता है, और वह द्रव्य कौन सा होता है, वह द्रव्य चिपचिपा होता है। तो इस प्रकार के चिपचिपा द्रव्य को स्त्रावित करने का कार्य करता है। जो सूक्ष्म प्रद्रव्य का मुख्य भाग होता है, किसका भाग होता है, यह जो द्रव्य होता है चिपचिपा द्रव्य, यह हम लिख लेते हैं कि सूक्ष्म प्रद्रव्य। ठीक है, सूक्ष्म प्रद्रव्य का भाग होता है, मुख्य भाग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शुक्री प्रद्रव्य होता है, ठीक है, यह शुक्री प्रद्रव्य और शुक्राणु दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। तो हम लिखते हैं कि जो शुक्री प्रद्रव्य होता है, कौन सा प्रद्रव्य, शुक्री। ठीक है। तो यह शुक्रीय प्रद्रव्य शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है, वीर्य बनाता है। तो क्या होता है कि जो वृक्षण से शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण जिस नलिका में होता है वह नलिका क्या कहलाती है, शुक्रवाहक नलिका कहता है। ठीक है। तो शुक्राणु का स्थानांतरण जिस नलिका में होता है उस नलिका को हम शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो ग्रंथियां होती हैं, पुरुष की जो ग्रंथियां होती हैं उसके क्या क्या कार्य हो सकता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं तथा उसके कार्य। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो ग्रंथि होती है वह होती है पुरः सतग्रंथि। कौन सी होती है, पुरः सत ग्रंथि। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो यह ग्रंथि होती है यह उदर भाग के चारों ओर स्थित होती है। उदर भाग के चारों ओर यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होती है, मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होती है, चारों ओर स्थित होती है। और इसके अतिरिक्त यह, अगर हम इसका कार्य देखें तो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं यानी कि सरल बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मूत्र मार्ग की अम्लता होती है उस अम्लता को नष्ट करने का कार्य करती है। तो हम लिख सकते हैं कि अम्लता समाप्त करना, इस मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करना इसका कार्य होता है, इस पूरे स्तन ग्रंथि को। और इस पूरे स्तन ग्रंथि को हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, या क्या कहते सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि एक और जो इसके अतिरिक्त ग्रंथि आती है वो होती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि दोस्तों यह जोड़ी होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है, यानी कि यह जोड़े में पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। और यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, यह जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है, पार्श्व में स्थित होती है, पार्श्व में रहती हैं। लेकिन यह जो पूरा स्तन ग्रंथि होती हैं यह मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होती हैं और यह पार्श्व भाग में स्थित होती हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह जो भी द्रव होता है उसको चिकना बनाता है। यानी कि इसके अतिरिक्त यह कार्य करता है कि इससे क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण चिकना द्रव स्त्रावित होता है। जो काउपर ग्रंथि होती है इससे क्या होता है, इसका जो मेन कार्य होता है वह होता है कि जो चिकना द्रव्य होता है, कौन सा द्रव, चिकना द्रव्य, उस चिकने द्रव्य को स्त्रावित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसका स्त्रावण करती हैं। और इसके अतिरिक्त यह मूत्र मार्ग की अम्लता को भी समाप्त करता है और उस मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह भी अम्लता समाप्त करता है, अम्लता खत्म करता है। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त पेरिनियल ग्रंथि की। तो दोस्तों यह एक जोड़ी में पाई जाती है, और जिस प्रकार की हमने देखा काउपर ग्रंथि वह भी एक जोड़ी में पाई जाती है और पेरिनियल ग्रंथि यह भी एक जोड़ी में पाई जाती है। लेकिन यह जो ग्रंथि होती है पेरिनियल ग्रंथि यह मलाशय के पास स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, यह मलाशय के पास रहती है, मलाशय के पास स्थित होती है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इसके कार्य की, तो यह जो गंधवंत रसायन होता है उसका स्त्रावण करने का कार्य करती हैं, जो कि मूत्र के साथ बाहर भी निकल जाता है या वीर्य के साथ बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेरिनियल ग्रंथि होती हैं, इससे क्या होता है कि इससे गंधवत यानी कि जो गंध वाला रसायन पदार्थ होता है वह गंधवंत रसायन स्त्रावित होता है या इसका स्त्रावण करता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह इसका कार्य होता है कि जो विपरीत लिंग के सदस्य होते हैं उन विपरीत लिंग के सदस्यों को आकर्षित करना। हम लिख सकते हैं कि जो विपरीत लिंग होते हैं उन विपरीत लिंग के सदस्य को आकर्षित करना है, विपरीत लिंग को आकर्षण करना। ठीक है, यह इसका कार्य होता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रंथियां होती हैं उसके कार्य, इसके अतिरिक्त शुक्रवाहक नलिका को पुरुष की सहायक नलिका कहा गया है और यह वृक्षण से शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।